चलिए अब हम एमए के जो लोग हिंदी में एमए कर रहे हैं और उसके प्रश्न पत्रों के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या सामग्री क्या बातें पढ़ी या जान पूछी जाती हैं प्रश्न पत्रों में, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे। पिछले सत्र में हमने पहले प्रश्न पत्र के बारे में बात की थी जो कि हिंदी काव्य का इतिहास पर था, और ये जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये साहित्यालोचन के नाम का है। अब सबसे पहले तो जरा हम साहित्यालोचन का जरा समझते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो साहित्यालोचन मतलब ये साहित्य का आलोचन या साहित्य की आलोचना। ये जो आलोचना शब्द है ये आधुनिक हिंदी में भारतेंदु युग के बाद से हिंदी भाषा में या आधुनिक हिंदी में दिखाई देता है। जैसे आपको संभवतः शायद ही कहीं देखने को मिले जिसमें कि आधुनिक हिंदी के पहले के समय में, आज के समय में तो लोग मिल जाएंगे, लेकिन पहले के समय में शायद ही कोई मिले कि कहे कि सूरदास की आलोचना के साहित्य की आलोचना या कबीरदास के साहित्य की आलोचना या तुलसीदास के साहित्य की आलोचना या कालिदास के साहित्य की आलोचना तो कोई नहीं मिलेगा। तो ये विधा जो है आधुनिक हिंदी के साथ आई है, और ये मात्र आधुनिक हिंदी के साथ नहीं आई, ये विशेषतः हमारा पाश्चात्य सभ्यताओं के साथ जो हमारा मिलन हुआ, उनके साथ जो हमारा उनसे हमारा आदान प्रदान आरंभ हुआ, उसके कारण आई है। और ये जो आलोचना है ये शब्द और ये विधा मुख्यतः पाश्चात्य धारा से आई है। तो अब जरा थोड़ा इसको समझते हैं कि इसका हमें एमए के स्तर पर, तो देखिए पहले तो एक चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए। आज के समय में जबकि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या रील्स या मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट पर सारी सामग्री उपलब्ध होने का समय है, तो बात केवल यहीं तक नहीं रुकती। इन बातों का अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है और हमारा सारे विश्व से अब ऐसा नहीं है कि विश्व में लोग कौन सा देश के लोग कहाँ क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में नहीं है, बल्कि सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं। आप सोचेंगे इस बात की क्या महत्व है, यहाँ पर एमए के पाठ्यक्रम में इस बात का क्या महत्व है। देखिए महत्व ये है कि आपने यदि हाई स्कूल किया, इंटर किया, उसके बाद बीए किया, बीए में जो भी सब विषय लिए आपने, उसके बाद अगर यदि आप एमए हिंदी में करना चाह रहे हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको स्वाभाविक रूप से इस विषय में रुचि है और आप पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक पहुँचे कि भाई हमको ये करना चाहिए, और ये एक बड़ा अच्छा कारण है एमए हिंदी में करने का। लेकिन इससे जो दूसरा जो सामान्य कारण है वो ये होता है कि व्यक्ति बीए करते करते जब एमए में पहुंचता है तो वो ये सोच रहा होता है कि एमए करके क्या तो कोई नौकरी की जाए या फिर किसी पत्रिका वगैरह में लेखन शुरू किया जाए। तो चाहे लेखन हो चाहे कोई नौकरी हो, इन दोनों स्थितियों में, या किसी व्यवसाय में भी, आप अगर व्यवसाय में जाते हैं, स्वयं के व्यवसाय में जाते हैं, तो संभवतः एमए है या नहीं है इस बात से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप किसी और के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पत्रिका हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सरकारी कोई विभाग हो, या फिर आप पढ़ाते हो, तो इन जैसे ये 4-5 मैंने उदाहरण दिए, उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो उन सभी में कहीं ना कहीं आपको आज के समय के हिसाब से जो काम होते हैं वो करने होते हैं, और उन कामों में साहित्य आलोचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। कैसे? देखिए, एक तो होता है, मान लीजिए कि आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं, अब किसी दूसरे अधिकारी ने या किसी अधिकारी ने कुछ लिखा, तो उसको अगर आप पढ़कर समझकर उसका अर्थ निकालकर यदि उसमें कोई कमी है, त्रुटि है, तो बड़ी सभ्यता से, विनम्रता पूर्वक यदि आप उस कमी को दूर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान करता है और आपकी स्थिति सुधरती है। आपने एमए किया, बीए किया, उसके बाद अब आपने एमए कर रहे हैं या एमए किया और आगे चल के 5-7 साल बाद काम कर रहे हैं,
एम तब आपको अभी शायद नहीं पता है, लेकिन 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपने जो आज ये पढ़ा है वो पता नहीं किस रूप में आपके काम आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो आज के समय में पढ़ रहा है, जो पूरे विश्व में से हमारे नागरिक भी आजकल देशों के हैं, क्योंकि हर देश का अलग नागरिक होता है, लेकिन हमारी जो पहुंच है वो वैश्विक हो गई है, पूरे विश्व में हो गई। तो हमें पता भी होना चाहिए और हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो और लोगों का जैसा समकक्ष होना चाहिए। छोटी सीधी सीधी सरल बात समझने की ये है कि यदि हमने एमए किया है तो और का आज से 10 साल के बाद किसी को पता लगता है कि हमने एमए किया है तो उससे हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारा सम्मान करना चाहिए, हमारी पढ़ाई का सम्मान करना चाहिए। और वो सम्मान कब होगा? जब हम कोई ऐसा काम करेंगे जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मान की स्थिति अनुभव होगी। जैसे एक और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई अमेरिका से या यूरोप से या चीन से या जापान से पढ़ा हुआ व्यक्ति मिलता है आपसे, वो कहता है कि मैंने एमए किया है। किस काम में किया है? हिंदी साहित्य में एमए किया है। ऐसा बहुत लोग नहीं करते, लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो करते हैं। जापान में हैं ऐसे लोग, रूस में ऐसे लोग हैं, अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी कई में ऐसा होता है कि जो लोग हिंदी सब्जेक्ट लेकर या संस्कृत सब्जेक्ट लेकर एमए या पीएचडी करते हैं। तो एक साधारण पढ़ा हुआ एमए किया हुआ और एक अमेरिका या रसिया या जापान या चीन का कहीं का बाहर का एमए हिंदी किया हुआ, तो दोनों का ज्ञान एक जैसा होना चाहिए। तो मुझे इसलिए लगता है कि हमें एमए के जो विद्यार्थी हैं उनका स्तर वैश्विक स्तर होना चाहिए, केवल भारतीय नहीं होना चाहिए। और इस स्तर का बात ये नहीं है कि केवल हर आदमी तो विदेश में जाता नहीं, हर आदमी का विदेश के लोगों से संपर्क नहीं। लेकिन आज के समय में जबकि रील्स और फेसबुक का समय है तो कोई भी कहीं भी पहुंच भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि दूर रहता हो। तो इन सारे कारणों से हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो विश्व स्तर पर कहाँ बैठता है, कहाँ ठहरता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो पहली इकाई है हिंदी आलोचना के उदय की परिस्थितियां। तो हिंदी आलोचना का उदय कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण हुए, और ये कारण जो है वो आपको ले जाएंगे 19वीं शताब्दी में, भारतीय हिंदी युग के आरंभ में। और महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये और बहुत सारे लोग, ये लोगों के नाम तो शुरुआती हैं। और पिछले 100 सालों में तो न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने साहित्य आलोचना पे बहुत सारा काम किया है। तो सबसे पहली इकाई जो है वो हमें कहती है कि भाई क्या कारण है जिसके कारण हिंदी आलोचना का उदय हुआ, हिंदी में, हिंदी साहित्य में आलोचना का उदय हुआ। फिर दूसरी बात क्या होती है, कैसे शुरुआती आलोचना कैसी थी, उस पर पाश्चात्य साहित्य आलोचना का क्या प्रभाव पड़ा, और हिंदी आलोचना और दोनों मुझे नहीं पता कि हिंदी आलोचना के कारण पाश्चात्य साहित्य आलोचना पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन इतना तो निश्चित पता है कि पाश्चात्य साहित्य आलोचना का की नकल हिंदी आलोचना में कई स्थितियों में की गई। तो ये इकाई हमें इन बातों पर हमारा ध्यान ले जाती है। दूसरी इकाई में हिंदी आलोचना की पद्धतियां आती हैं। पद्धतियां मतलब देखिए, आलोचना करने का भी की पद्धतियां होती हैं, विधियां होती हैं, तरीके होते हैं। ऐसे आलोचना के भी कुछ नियम होते हैं कि कौन सी आलोचना किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार के विषय पर, किस प्रकार की सामग्री पर, किस प्रकार की आलोचना की जाएगी। तो इस दूसरी आलोचना इकाई में हम उन पद्धतियों के बारे में जानेंगे। अब हम तीसरी इकाई की ओर चलते हैं, और ये इकाई हमें थोड़ा सा जो दूसरी इकाई है उसके बारे में और विवरण बताती है। क्या बताती है? सैद्धांतिक पद्धति क्या है, स्वच्छंदतावादी पद्धति क्या है, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण मतलब जिसने कोई साहित्य लिखा, कोई कविता लिखी, कोई गद्य लिखा, कोई उपन्यास लिखा, कोई कहानी लिखी, तो कहानी में जो लिखे हुए पात्र, कहानी के पात्र हैं, उनका मनोविश्लेषण, या फिर लिखने वाले का मनोविश्लेषण, उसका मनोविज्ञान, उसका मन किस प्रकार सोचता है, उसका विश्लेषण। तो ये दोनों चीजें आती हैं। फिर मार्क्सवादी मतलब
सब लोग एक जैसे हों, मार्क्सवाद, अगर आप मार्क्सवाद को नहीं जानते हैं, थोड़ा आप मार्क्सवाद को जानेंगे और उसका पूरे विश्व में कैसा प्रभाव है वो हम सभी देख रहे हैं। जो भी कम्युनिस्ट देश हैं, चाहे वो रूस हो या चीन हो या उत्तरी कोरिया हो या कोई और देश हो, उन सभी में कहीं न कहीं मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव होता है। अगर वो बिल्कुल ना ले रहे हो तो भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो होता ही होता है। तो साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा का क्या प्रभाव हुआ, फिर नई समीक्षा किस प्रकार की थी, और जो आधुनिक समीक्षा की पद्धतियां क्या हैं, हिंदी आलोचना का ऐतिहासिक विकास क्रम क्या रहा है। शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके पहले हिंदी आलोचना का क्या स्वरूप था, कैसे होती थी, किस प्रकार की आती थी, किन किन लोगों ने की, क्या परिस्थितियां थी, अब उसके बाद का काम कैसे होता है। तो ये जो चौथी इकाई है उसमें हम आकर अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सैद्धांतिक चिंतन, व्यवहारिक पक्ष, शुक्लोत्तर, शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना का क्या अस्तित्व हुआ, स्वतंत्रता के बाद के जो लेखक हैं वो कमलेश्वर हैं, राजेंद्र यादव हैं, मन्नू भंडारी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उन सब लोगों ने कैसे क्या लिखा और उनकी आलोचना कैसे हुई। तो वो सब चीज़ें हिंदी के प्रमुख आलोचकों की आलोचनात्मक अवधारणाओं और पद्धतियों, प्रतिमानों, तो ये थोड़ा बड़ा वाक्य हो रहा है, मतलब की बात समझते हैं कि जो लोग जिन्होंने आलोचना की उनकी क्या अवधारणा थी, क्या सोच के करते थे, कैसी पद्धति का प्रयोग करते थे, उन्होंने किन बातों को लेकर और लोगों की कृतियों का उसकी आलोचना की, किन चीज़ों को लेकर। जैसे एक राजेंद्र यादव का एक आलोचना की पुस्तक है 18 उपन्यास, उसमें उन्होंने कई जो अलग अलग उपन्यास हैं, हिंदी के उपन्यास हैं, उनके बारे में समीक्षा लिखी, आलोचना लिखी उनकी। तो आप उसमें पढ़ सकते हैं कि वो चंद्रकांता पे जो उन्होंने लिखा था, देवकीनंदन खत्री जी ने, उस पर भी आलोचना है, मैं प्रेमचंद के साहित्य पे भी आलोचना है और कई लोगों पर है। तो उन्होंने बाकायदा एक 18 उपन्यास करके एक पुस्तक लिखी है, संग्रह है उनका है। तो ये सब चीज़ें जानने के बाद जब इनके बारे में हम गहराई से हम जानेंगे, तब हमारा ये पाठ्यक्रम पूरा जो एमए में पढ़ाया जा रहा है, प्रश्न पत्र में, एक प्रश्न पत्र, कौन सा, द्वितीय प्रश्न पत्र, तब इसकी सामग्री पूरी होती है। देखिए, ये हमें याद रखिएगा कि यदि आप एमए कर चुके होंगे, एक बार आपने एमए पूरा कर लिया और किसी ने आपसे कहीं राह चलते, कहीं किसी समाज में, किसी परिस्थिति में, किसी इंटरव्यू में, किसी नौकरी के इंटरव्यू में पूछ दिया कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कभी जीवन में आलोचना की थी कि नहीं की थी, और आप उसका बात सही नहीं बता पाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो एमए करने का अर्थ है कि हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम एमए के स्तर तक जो कुछ पढ़ाया गया है उसे भली भांति जानना चाहिए। जानने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम उतना तो जानना ही चाहिए। तो ये बात हुई एमए के प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। चलिए अब अगले सत्र में अगले किसी प्रश्न पत्र को लेकर मिलेंगे।